हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? ठीक है, मज़े कर रहे हैं लॉकडाउन विद पढ़ाई। करें आज के लेक्चर को स्टार्ट। सर आप बैंकिंग वाले चैप्टर को कर रहे थे और जहाँ तक मुझे ध्यान है यूनिट नंबर 5 हैव बीन कंप्लीटेड और यूनिट नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था। इसका पहला टॉपिक था क्या? कॉल्ड एज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इनकम, व्हेन टू रिकॉग्नाइज इनकम। और उसी की क्विक रिवीजन से विद इन 5 मिनट हम अपने रिवीजन लेक्चर्स को देते हैं क्या कि इनकम को कब रिकॉग्नाइज किया जाए। और उसके लिए हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में जाए बिना ये बात देखा कैसे बैंक जितने भी लोन्स दे रहा है वो दो हिस्सों में उसको डिवाइड करता है। ईदर इट इज परफॉर्मिंग एसेट्स, यहां पर आप लिखते हैं ईदर इट इज परफॉर्मिंग एसेट्स वर्सेस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जैसे बैंक के लिए जो लोन और एडवांस वाली कैटेगरी है वो दो हिस्सों में डिवाइड की जा सकती है। या तो वो क्या होगा हमारे लिए परफॉर्मिंग या क्या होगा नॉन परफॉर्मिंग। फिर बैंक ने अपनी इनकम को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्राइटेरिया डिसाइड किया कि अगर हम बात कर रहे हैं परफॉर्मिंग एसेट्स के ऊपर, इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन ड्यू बेसिस। इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन ड्यू बेसिस। और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो अच्छे लोग नहीं है सर, उसकी इनकम शुड बी रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस। जो मिल चुका है उसको इनकम मान लो और जो येट टू बी रिसीव्ड है उसको आप क्या करें, उसको आप अभी इनकम ना माने, जब वो इनकम रिसीव्ड हो जाएगी तब हम उसको इनकम मान लेंगे। फिर हमने एट द बैक एंड ऑफ द लेक्चर्स एक सेल्फ मेड क्वेश्चन किया। एक क्या किया था? सेल्फ मेड क्वेश्चन। तो आज आप एक क्वेश्चन बुक कर लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे और इस टॉपिक को क्या कर देंगे खत्म। वैसे तो मैंने आपको होमवर्क दिया था, फिर भी चलो मेरे साथ ही कंसीडर कर लें। यूनिट नंबर 4 जैसे आप ओपन करते हैं ना तो पेज नंबर 8.41, पेज नंबर 8.41 के ऊपर अपने को दिख रहा है एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 उसी को आप कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है जी। तो एग्जांपल नंबर 1 हमें कहते हैं क्या? गिवन बिलो आर द इंटरेस्ट ऑफ एडवांसेस ऑफ ए कमर्शियल बैंक रुपीज इन लाख। किसी भी कमर्शियल बैंक के एडवांस के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसका कैटेगराइजेशन मैं आपको बता रहा हूं क्या? परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। फर्स्ट साइड आप देखेंगे तो क्या दिख रहा है? परफॉर्मिंग एसेट्स, उसके अंदर इंटरेस्ट अर्न है और इंटरेस्ट रिसीव्ड है। टर्म लोन की बात करोगे तो क्या होगा? इंटरेस्ट अर्न हो चुका है 120, रिसीव हुआ है 80। कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट अर्न हो चुका है 750 और रिसीव हुआ है केवल 620। बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड के ऊपर आपको जो इंटरेस्ट है वो अर्न हो चुका है 150 और इंटरेस्ट रिसीव्ड भी कितना हो चुका है आपका 150। तो आप बताएं कि सर इनकम कितनी मानी जाए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट परफॉर्मिंग एसेट्स। तो सर टर्म लोन के नाम का आप 120 ले लो और उसके बाद कैश क्रेडिट के नाम पे आप 750 ले लो और बिल परचेज और डिस्काउंट के नाम पे 150 ले लो। टोटल हो जाएगा ये जहां तक मुझे लगता है 1020। और जब आप बात करते हो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की तो आपको क्या करना है? तो आपको ड्यू बेसिस नहीं कैश बेसिस को प्रेफर करना है। और कैश बेसिस आपको इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। टर्म लोन के ऊपर आपका इंटरेस्ट अर्न हो चुका है 75 लेकिन रिसीव्ड हुआ है कितना 5, तो इनकम विल बी ट्रीटेड 5 लाख। कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, सीसी एंड ओवरड्राफ्ट के ऊपर आपका इंटरेस्ट अर्न हो चुका है 150 लाख जिसमें से मिला है केवल कितने लाख? 12 लाख। उसके बाद बिल परचेज एंड डिस्काउंट के नाम पे आपका इंटरेस्ट अर्न हो चुका है 100 लेकिन आपको मिला है कितना? केवल और केवल 20 लाख। तो ये आ जाएगा सर अपना 20 और 12 32 और 5 37 लाख। टोटल इनकम विल बी 1020 प्लस 37 1057 लाख। चलो जी, तो इतना ही था। लेकिन सर अब इस क्वेश्चन को ना हमने जैसे बेसिकली भी क्रैम कर दिया कि परफॉर्मिंग एसेट्स होगी तो ये बात हो जाएगी और नॉन परफॉर्मिंग होगी तो ये हो जाएगी। लेकिन सर हमें इसको कैटेगराइज भी करना आना चाहिए, हमें इसको कैटेगराइज भी करना आना चाहिए। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट चैप्टर था, जैसे मैंने आपको पहले कहा था ना, प्रैक्टिकल लाइफ से भी आप देखते हैं तो और इधर से एग्जामिनेशन पॉइंट से देखते हैं तो हर एक चैप्टर ही आपका इंपॉर्टेंट है एडवांस काउंट में। तो परफॉर्मिंग एसेट्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो आज का जो लेक्चर होगा ना अपना, आज का जो लेक्चर बेस्ड होगा वो इसी कैटेगरी के ऊपर बेस्ड होगा। सेकंड टाइम इसके ऊपर फिर प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट क्या होगी? सेकंड टाइम इसके ऊपर प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट क्या होती है? आपने फर्स्ट लेक्चर में
कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, उसमें से लगभग हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो वहां पर आपने लिखा था कि अपनी एसेट्स को क्लासिफाई करना इनटू परफॉर्मिंग वर्सेस नॉन परफॉर्मिंग, इनटू परफॉर्मिंग वर्सेस नॉन परफॉर्मिंग, देन उसके ऊपर प्रोविजन की रिक्वायरमेंट बनाना। तो प्रोविजन की जो रिक्वायरमेंट बनाना है ना, वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में हमें कभी भी एसेट्स को कैटेगराइज नहीं करने हैं कि वेदर इट इज परफॉर्मिंग और नॉट परफॉर्मिंग, ठीक है ना। क्वेश्चन हमें खुद देने वाला है कि ये परफॉर्मिंग एसेट्स है हमारे लिए और ये क्या है हमारे लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। तो वो हमारी हेडेक नहीं है कि वो परफॉर्मिंग है कि नॉट परफॉर्मिंग है, क्या हाउ टू क्लासिफाई। लेकिन चलो सर फिर भी एक बार अपन देख लेते हैं कि कब तक कोई भी एसेट्स मेरे लिए परफॉर्मिंग है और किस दिन मैं उसका नाम बदल के नॉट परफॉर्मिंग कर देता हूं। उसके अंदर क्या कोई कैटेगरी है सर, हाउ टू ट्रीट, इस बात को देखें। तो इन वन सेंस आज का जो लेक्चर आपका होगा ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो इसीलिए आप इसको अब से जो भी आप पॉइंट पढ़ रहे हैं उसको केयरफुली आप एक्सेस करें। और क्योंकि आने वाले अब जितने भी लेक्चर्स होंगे ना, आज जो हम करने वाले हैं वो हर लेक्चर में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होने वाला है। चलो जी बात करते हैं परफॉर्मिंग एसेट्स की, बात करते हैं आप परफॉर्मिंग एसेट्स की। उस दिन अपन एक मीनिंग लिखने की ट्राई की थी सर, सिंपली मीन्स दोज एसेट्स व्हिच आर परफॉर्मिंग फॉर द बैंक, जो बैंक के लिए परफॉर्म कर रही है। सिंपल लिखूंगा व्हिच आर परफॉर्मिंग। चलो तो वो चीज हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए परफॉर्मिंग एसेट्स है। बैंक अपने परफॉर्मिंग एसेट्स का दूसरा नाम यूज करता है, वो उसको बोलता है क्या, स्टैंडर्ड एसेट्स। वो जो क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। हमने इसको नाम दिया था क्या, अच्छे लोग, ठीक है। तो परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है, जो बैंक के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, विच आर परफॉर्मिंग, जो टाइम से अपना इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, जितना भी इंटरेस्ट ड्यू होता है विद इन स्टिपुलेटेड टाइम वो उसको पे करते हैं, किसी तरीके का कोई डिफॉल्ट इन्होंने नहीं किया हुआ है, तो उसको हमने नाम दिया क्या, परफॉर्मिंग एसेट्स। अब आप कंसीडर करें एक एग्जांपल को कंसीडर कीजिए। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स का एक कार लोन है, मिस्टर एक्स का एक कार लोन है जिसका मंथली इंस्टॉलमेंट कितना है 10,000 एंड 60 इंस्टॉलमेंट, 60 मंथली इंस्टॉलमेंट। मिस्टर एक्स ने एक लोन लिया हुआ है जिसके ऊपर उसने अपनी 60 महीने की इंस्टॉलमेंट बनवाई हुई है और उसका मंथली इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है 10,000 है। कोई भी इंस्टॉलमेंट उसका एट द एंड ऑफ द मंथ ड्यू होता है, एट द एंड ऑफ द मंथ क्या होता है, ड्यू होते हैं। चलो जी कंसीडर ये बंदा कुछ इंस्टॉलमेंट अपनी टाइम से पे कर चुका है, लेट अस से बंदा यहां तक पहुंच चुका है और टाइम अभी तक 20, 25, 30 जितनी भी इंस्टॉलमेंट उसकी हुई है, बंदे ने विद इन टाइम, विद इन स्टिपुलेटेड टाइम उस इंस्टॉलमेंट को क्या किया है, पे किया है। लेकिन अब कंसीडर करें सर, अब ये जो इंस्टॉलमेंट यहां से लेके यहां की ड्यू हुई है, लेट अस से अब 31 मई 2021 को उसका इंस्टॉलमेंट ड्यू होना था, लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन 31 मई 2021 को उसका एक इंस्टॉलमेंट ड्यू था, लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन इस इंस्टॉलमेंट को वो पे नहीं कर सका, इस इंस्टॉलमेंट को कुड नॉट बी पेड। तो क्या होगा, 5 सालों से 10 सालों से बैंक का अच्छा कस्टमर है, लेकिन चलो इस बार भी उसकी नीयत बड़ी साफ सुथरी थी, लेकिन ड्यू टू अनअवॉइडेबल कंडीशंस ही कुड नॉट मैनेज द अमाउंट और वो अपनी इंस्टॉलमेंट को पे नहीं कर पाया, वो अपनी इंस्टॉलमेंट को पे नहीं कर पाया। तो इसका मतलब क्या कि बैंक बस 31 मई के बाद 1 जून को उसका जो नाम है बदल के क्या वो नॉट परफॉर्मिंग एसेट्स कर दे। क्या वो एक इतनी छोटी सी गड़बड़ के बाद, इतनी छोटी सी गड़बड़, शायद वो बंदा क्या पता 2-4 जून तक तो मैनेज भी कर देगा पेमेंट, लेकिन नहीं, आपने तो क्या किया, आपने उसका नाम बदल के 1 जून को ही स्टैंडर्ड एसेट से नाम उसका कट करके क्या कर दिया, नॉट परफॉर्मिंग एसेट्स। तो बताइए आपको क्या लगता है, अगर बैंक ऐसा करेगा तो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, या फिर क्या किसी भी सेंस में उसको एक रीजनेबल टाइम मुझे अलो करना चाहिए या मुझे अलो नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं उस बात को हमने कैसे कंसीडर करना है। तो इस बात का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मैं अपनी परफॉर्मिंग एसेट्स उन लोगों को कह दूंगा या तो which have not committed any default, which have not committed
एनी डिफॉल्ट। ये लो जी, यानी इससे पहले की बात हो रही है, इससे पहले बंदे ने कोई डिफॉल्ट कमिट नहीं किया था। तो इन सिंपल सेंस मैं सब उन लोगों को स्टैंडर्ड एसेट्स मान लेता हूं जिन्होंने आज तक कभी कोई डिफॉल्ट नहीं किया, जिन्होंने आज तक कभी कोई डिफॉल्ट नहीं किया। लेकिन अगर आज मैंने डिफॉल्ट कर दिया तो क्या होगा, या फिर इफ डिफॉल्ट कमिटेड, इफ डिफॉल्ट कमिटेड then time period is less than 90 days, time period is less than 90 days। क्या मतलब हुआ सर इस बात का, बैंक उन लोगों को स्टैंडर्ड एसेट्स मान लेता है या तो जिन्होंने कभी डिफॉल्ट नहीं किया है या डिफॉल्ट किए हुए 3 महीने नहीं हुए। अब कंसीडर करें 31 मई को बंदे को इंस्टॉलमेंट पे करना था, 31 मई को नहीं पे किया, 15 जून को पे कर दिया, 15 जून को पे कर दिया, 31 मई को बंदा अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाया, 15 जून को उसने अपना इंस्टॉलमेंट पे कर दिया। तो बोलो बंदे ने डिफॉल्ट किया कि नहीं किया? यस सर, एक सेंस में उसने डिफॉल्ट किया। बंदा अपनी पेमेंट टाइमली नहीं जमा करा पाया, जो पेमेंट उसको 31 मई को करनी थी वो पेमेंट उसने कब की बैंक को? 15 जून को। टाइम ऑफ डिफॉल्ट कितने दिन है? टाइम ऑफ डिफॉल्ट सर केवल और केवल 15 दिन है। अगेन माइंड वेल, हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये अगर आप नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन नहीं, थोड़ा सा परफेक्शन के साथ अपन कर लेते हैं। तो 2 लोगों को मैं स्टैंडर्ड मान लेता हूँ। पॉइंट नंबर 1, जिन्होंने आज तक कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, या फिर सर डिफॉल्ट तो किया है लेकिन उस डिफॉल्ट को कंटिन्यू हुए नॉट मोर देन 3 मंथ, 3 महीने नहीं हुए हैं। दूसरे एग्जांपल पे आप समझे, 31 मई को मेरा डिफॉल्ट था लेकिन मैं इसकी पेमेंट ना जून में करता हूँ, ना जुलाई में करता हूँ, ना अगस्त में करता हूँ। तो जैसे ही इसके 90 डेज ओवर होंगे, जैसे ही डिफॉल्ट के बाद उसके 90 डेज ओवर होंगे, बैंक उसका नाम बदल देगा। 3 महीने तक तो बैंक को भी एक उम्मीद रहती है कि चलो कोई बात नहीं, बंदे से गलती हो गई होगी, बंदा मैनेज नहीं कर पाया होगा। लेकिन जैसे ही आपके डिफॉल्ट को 3 महीने हो जाएंगे, ऑल ऑफ सडन बैंक को एक डाउट आ जाएगा, भाई बंदे की जो नीयत है ना अब उतनी साफ नहीं है। 3 महीने तक मैं किसी को अपनी मजबूरियों का हवाला नहीं दे सकता। आज आपका पेमेंट करना था, मैं ये भी कह सकता हूँ जी भूल गया, नहीं लाया, मैनेज नहीं हुए, कल करवा दूंगा। लेकिन अगर मैं आपको 90 डेज तक ये रिप्लाई करता रहूँ ना तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो खटकेगा कि सर कुछ तो गड़बड़ है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो सिंपल सा अभी तक के लेक्चर को मैं समअप करता हूँ। परफॉर्मिंग एसेट्स विच आर परफॉर्मिंग और हु आर परफॉर्मिंग, जिन्होंने या तो डिफॉल्ट कमिट नहीं किया है या फिर डिफॉल्ट कमिट किए हुए 90 डेज से कम हुए हैं, उसको हम क्या मान लेते हैं सर? उसको हम मान लेते हैं स्टैंडर्ड। चलो जी आगे बात चलते हैं। परफॉर्मिंग के बाद बात चली जाएगी सर नॉट परफॉर्मिंग, बात चली जाएगी नॉन परफॉर्मिंग या नॉट परफॉर्मिंग एसेट्स, परफॉर्मिंग या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो सर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कौन सी है? विच आर नॉट परफॉर्मिंग, बड़ा सिंपल सी बात है ना सर, विच आर नॉट परफॉर्मिंग। अब परफॉर्मिंग का मतलब तो होप सो आप समझ रहे हैं ना कि मैंने आपको लोन दिया तो क्यों दिया, आप मेरा लोन का पैसा भी चुकाएंगे और आप मुझे इंटरेस्ट का इनकम भी क्रिएट करके देंगे। अगर आप वो सब कुछ टाइमली पे कर रहे हैं तो यू आर परफॉर्मिंग। अगर आप डिफॉल्ट स्टार्ट कर देते हैं, इंस्टॉलमेंट बाउंस पे बाउंस होती रहती है, तो यू आर नॉट परफॉर्मिंग, यू आर नॉट परफॉर्मिंग। तो सर विच आर नॉट परफॉर्मिंग, उसको बैंक क्या मान लेता है? नॉन परफॉर्मिंग। अब आपको ये बात तो समझ आई गई होगी कि मैं किसी भी एसेट्स को नॉन परफॉर्मिंग मानूं, मैं किसी भी एसेट्स को नॉन परफॉर्मिंग मानूं, उसके लिए इसका मतलब एक चीज तो बड़ी जरूरी है क्या कि सर डिफॉल्ट हुए कम से कम, डिफॉल्ट हुए एटलीस्ट कितने डेज हो गए हैं? 90 डेज हो गए हैं। क्यों? अगर डिफॉल्ट का टाइम पीरियड ही 90 डेज से कम है तो फिर बंदा नॉट परफॉर्मिंग नहीं बनेगा। चलो जी कंसीडर करते हैं बैंक क्या करता है सर? बैंक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर 3 कैटेगरी बना लेता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर 3 कैटेगरी बना लेता है। जैसा ये स्टैंडर्ड था ना, अब ये क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा सब स्टैंडर्ड। अब ये आ जाएगा क्या? सब स्टैंडर्ड एसेट्स। पहला स्टैंडर्ड था यानी टोटल कैटेगरी बन जाएगी पहली स्टैंडर्ड एसेट्स और दूसरी क्या? सब स्टैंडर्ड एसेट्स। सब स्टैंडर्ड एसेट्स को आप क्या कहेंगे? सब स्टैंडर्ड एसेट्स को आप कहेंगे बुरे लोग।
क्या कहेंगे आप, बुरे लोग, कि ये लोग सर बुरे हैं, ये टाइम से अपना पैसा नहीं पे कर पा रहे हैं, इसीलिए अपन इनका नाम क्या रख दिया, सब स्टैंडर्ड एसेट्स। ठीक है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि कोई भी सब स्टैंडर्ड एसेट्स नॉर्मली 12 मंथ तक क्या रहेगी, सब स्टैंडर्ड, क्या रहेगी, सब स्टैंडर्ड। यानी ये लोग अच्छे थे, जैसे 3 महीने हुए डिफॉल्ट को तो बैंक को थोड़ा थोड़ा डाउट आने लग गया, बैंक ने उसको सब स्टैंडर्ड मान लिया कि उतना भी स्टैंडर्ड का बंदा नहीं है, ये बंदा क्या है, सब स्टैंडर्ड। 12 महीने तक बैंक उस एसेट्स को क्या मानेगा, सब स्टैंडर्ड मानेगा। 12 महीने तक, यानी डिफॉल्ट तो चल ही रहा है ना, 3 महीने तक आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते हो, एक आप इसको डायग्राम की हेल्प से समझेंगे अच्छे से, डोंट वरी। 3 महीने तक आपने एसेट्स अपना इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया तो आप स्टैंडर्ड थे, जैसे ही 3 महीने ओवर होंगे मैं आपका नाम बदल के क्या कर दूंगा, सब स्टैंडर्ड। आपने फोर्थ मंथ नहीं दी, 5th 6th 7th 8th, तो लेकिन 12 महीने तक मैं आपका नाम क्या रखूंगा, सब स्टैंडर्ड। तो नॉर्मली 12 महीने तक कोई भी एसेट्स क्या रहेगी, सब स्टैंडर्ड रहेगी। ठीक है जी, सब स्टैंडर्ड के बाद क्या होगा, अगर आपके 3 महीने तो ये और 12 महीने ये 15 महीने हो गए हैं डिफॉल्ट कंटिन्यू हुए, आपके डिफॉल्ट को कंटिन्यू हुए 15 महीने हो गए हैं, तो बैंक आपका नाम बदल के क्या कर देगा, बैंक आपका नाम बदल के कर देगा डाउट। बैंक आपका नाम बदल के क्या कर देगा, डाउट। अब बैंक को स्ट्रॉन्ग वाला डाउट आना स्टार्ट हो गया कि भाई पैसे नहीं आएंगे या पैसे डूबने की संभावना जो है ना, संभावना थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो बैंक इसका नाम बदल के क्या कर देते हैं, ये लोग हो गए सर बहुत बुरे लोग, ये तो बिल्कुल शैतान जैसे हो रखे, ये हो गए बहुत बुरे लोग। 15 महीने अगर आपके डिफॉल्ट को चल रहे हैं तो भाई वो बहुत बुरे लोग, आप इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, तो बहुत बुरे लोग। बैंक ने इसको क्या मान लिया, सर डाउटफुल। डाउटफुल के अंदर भी बैंक ने क्या बना दिया, 3 कैटेगरी बना दिया, डाउटफुल 1, डाउटफुल अप टू 1 ईयर, डाउटफुल अप टू 1 ईयर। ठीक है ना, चलो देखिए, पहले 3 महीने तक आप क्या थे, स्टैंडर्ड। 3 महीने आपके डिफॉल्ट को हो गए तो आप क्या बन गए, सब स्टैंडर्ड। उसके बाद मैं 12 महीने वेट करूंगा सब स्टैंडर्ड में, 12 महीने के बाद जो अगले 12 महीने होंगे, डाउटफुल अप टू 1 ईयर, डाउटफुल अप टू 1 ईयर। अब 1 साल, मतलब 1 साल मैंने 3 महीने मैंने यहाँ वेट किया कि आप स्टैंडर्ड ही रह जाओ, 3 महीने ओवर मैंने आपको सब स्टैंडर्ड मान लिया। 12 महीने मैंने यहाँ वेट किया कि आप सब स्टैंडर्ड से ही नॉर्मल बन जाओ, आप नहीं बने, मैंने आपका नाम क्या रख दिया, डाउटफुल 1, इसको बोला जाता है शॉर्ट में डीबी, DB1, डाउटफुल। ठीक है ना, डाउटफुल अप टू 1 ईयर, यानी 12 महीने तक मैं यहाँ वेट करूंगा डाउटफुल में, क्या अपना पैसा दे दो, अगर नहीं दिया तो फिर मैं आपका नाम बदल के क्या कर दूंगा, डाउटफुल 2, यानी 1 to 3 ईयर, 1 to 3 ईयर, डाउटफुल 3 यानी 1 to 3 ईयर। 3 महीने मैंने वहां वेट किया, 12 महीने मैंने यहाँ वेट किया, 12 महीने मैंने यहाँ वेट किया, 12 महीने के बाद अगले 24 महीने, 1 से लेके 3 साल, 24 महीने मैंने यहाँ वेट किया कि आप अपना पैसा दे दो, दैट इज कॉल्ड डाउटफुल 2। ठीक है, उसके बाद लास्ट कैटेगरी इसकी सर DB3, यानी अब बियॉन्ड 3 ईयर, यू कैन से बियॉन्ड 3 ईयर। इस कैटेगरी में आए हुए भी, अगर आपको डाउटफुल की कैटेगरी में आए हुए भी 3 साल से ज्यादा हो गए तो बैंक आपको क्या मानेगा, बैंक आपको डाउटफुल 3 मानेगा। आप यहाँ माने, यहाँ तक पैसा आने की जो उम्मीद है ना, वो इफेक्टिवली मेरी क्या हो जाती है, वो इफेक्टिवली मेरी 0 हो जाती है कि मुझे उम्मीद नहीं है पैसा आएगा। ट्राई किया जाएगा, रिस्ट्रक्चरिंग है, एडवांसमेंट है, रीशेड्यूलिंग है, देखते हैं सारी चीजें आप। तो डाउटफुल 3, चलो जी। तो उसके बाद आती है सर चौथी कैटेगरी, लॉस एसेट्स। चौथी कैटेगरी आती है फिर लॉस एसेट्स। लॉस एसेट्स को नाम आप क्या देंगे, वो देख लेते हैं। ये आपने बनाया है कि स्टैंडर्ड एसेट्स का नाम क्या है, अच्छे लोग, सब स्टैंडर्ड का नाम क्या है, बुरे लोग, डाउटफुल का नाम है बहुत बुरे लोग। अब लॉस एसेट्स को आप जो कैटेगरी देना चाहें, आप जो कैटेगरी देना चाहें वो आपकी मर्जी, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग पे ऐसे गंदे गंदे वर्ड यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो जैसा आपका मन करे वो आप नाम दें, जो भी देना चाहें चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा। तो लॉस एसेट्स क्या है सर, फाइनली अब जिससे मुझे पैसा आने का कोई चांस नहीं है,
बैंक थक गया है अपनी ट्राई कर करके, तो फिर उस एसेट्स को क्या मान लिया जाता है, लॉस एसेट्स मान लिया जाता है। जनरली क्या होता है कि जैसा ही 3 to 5 ईयर की कैटेगरी होती है ना, कि आप 3 डाउटफुल कैटेगरी में आप हैं, 3 साल से ज्यादा हो गए हैं, अब बैंक का इंटरनल स्टाफ, बैंक का एक्सटर्नल ऑडिटर, आरबीआई का कोई भी इंस्पेक्टर, या कभी भी रीजनेबल टाइम के बाद जब बैंक को लगता है, ये बियॉन्ड 3 ईयर का मतलब कोई टाइम नहीं है, बियॉन्ड 3 ईयर के बाद जिस दिन आपको लग जाए, जिस दिन आपको लग जाए कि अब पैसा नहीं आएगा, बैंक उसको क्या मान लेगा, लॉस एसेट्स मान लेगा, और बैंक अब ये फाइनली ट्रीट कर लेगा कि अब यहाँ से उसे कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है। तो देखिए एक इंस्टॉलमेंट जो आज ड्यू होना था उसका कैसे होता है, एक इंस्टॉलमेंट जो आज ड्यू होना था किस तरीके से सर वो काम करता है। एक इसी ड्यू डेट के साथ आप एक डायग्राम बना रहे हैं, ये लो जी ऊपर वाले स्पेस की अपने को जरूरत नहीं है। कंसीडर मैं इस डेज को मंथ में ही ले रहा हूं, 1-2 दिन का राउंडिंग ऑफ का फर्क पड़ेगा, लेकिन बात आपको क्या जाएगी, समझिए कोई इंस्टॉलमेंट आज 31/5 को पे होना था, कोई इंस्टॉलमेंट आज 31/5 को पे होना था, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, आज तक अभी तो वो स्टैंडर्ड है सर, यहां तक 31/8, ये मैं ईयर और लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी रहे, 31 मार्च या 31 अगस्त 21 तक ये जो एसेट्स हैं, ये एसेट्स है हमारी स्टैंडर्ड, ये एसेट्स हमारी क्या है, स्टैंडर्ड है। यहां से लेके यहां तक बैंक को उम्मीद है कि बंदा बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैसा आ जाएगा। लेकिन अगर यहां तक पैसा नहीं आया तो यहां से लेके यहां 31/8/2022, 31/8/2022 तक बैंक इसको क्या मानेगा, बैंक इसको मानेगा सर सब स्टैंडर्ड, बैंक इसको क्या मानेगा, सब स्टैंडर्ड। बैंक को लगता है अब ये बंदा ना सब स्टैंडर्ड है, उतना अच्छा नहीं है, सब स्टैंडर्ड के बाद बात क्या होगी, 31/8 से लेकर आने वाला एक साल, दैट इज 31/8/2023, 31/8/2023, 31/8/21 में आप सब स्टैंडर्ड बन गए, 31/8/22 तक मैं आपको सब स्टैंडर्ड मान लूंगा, लेकिन 31/8/22 तक भी आपने पैसा नहीं दिया तो मैं आपको क्या मान लूंगा, फिर मैं आपको डाउटफुल मान लूंगा 1, डाउटफुल कैटेगरी नंबर 1, ठीक है ना। अब मैंने आपको क्या मान लिया, DB1 मान लिया। 31/8/23 से लेके 31/8/25 तक, 31/8/25 तक आने वाले 2 साल तक आप मुझे पैसा नहीं देते हैं तो मैं आपको क्या मान लूंगा, मैं आपको डाउटफुल कैटेगरी में 2 में डाल दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद 31/8/25 के बाद एक इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए, इनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए मैं आपको क्या मान लूंगा, मैं आपको डाउटफुल कैटेगरी नंबर 3 मान लूंगा, और जिस दिन मेरा मन कर जाएगा उस दिन आप क्या मान लेंगे, आपको लॉस एसेट्स मान लेंगे, ठीक है। तो कैटेगरी देखिए मैं एक बार शॉर्ट में लिख रहा हूं, पहले 3 महीने आप सब स्टैंडर्ड थे, अगले 12 महीने के लिए आप सब स्टैंडर्ड हैं, अगले 12 महीने के लिए आप DB1 हैं, अगले 24 महीने के लिए आप DB2 हैं, उसके बाद आप DB3 हैं, ये DB2 है, ये DB1 है, ये सब स्टैंडर्ड है, और ये क्या है, स्टैंडर्ड। अभी छोटी सी टेबल हमारे एसेट क्लासिफिकेशंस की परफॉर्मिंग नॉट परफॉर्मिंग को समझाने के लिए क्या है, इनफ। देखिए ये कॉमन गाइडलाइंस थी। उसके अलावा देखिए बैंक के बहुत सारे लॉज हैं जिसमें परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग के मानने का तरीका क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। एग्रीकल्चर एडवांस मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, तो साइड में क्रॉप सीजन तक वेट करूंगा, 2 क्रॉप सीजन में आपको वेट करूंगा, ठीक है ना। किस तरीके की फसल है सर, गर्मी की है, सर्दी की है, तो उसके अकॉर्डिंग सर आपको टाइम दिया जाएगा। लेकिन दीज आर जनरल गाइडलाइंस कि मैंने आपको कोई टर्म लोन दिया है, कार लोन मैंने आपको दिया है, तो सर वो बात किस तरीके से चलनी है, फिर वो बात इस तरीके से चलनी है कि बैंक कैसे एक एसेट्स को परफॉर्मिंग मानता है और कैसे वो उसको क्या मानता है, नॉन परफॉर्मिंग मानता है। चलो सेकंड टाइम बात करते हैं। अब वापस लास्ट लेक्चर को कोरिलेट करें। लास्ट लेक्चर में हमने यही देखा था कि सर यहाँ तक के जो बंदे हैं, यहाँ तक के जो बंदे हैं वो परफॉर्मिंग है, उसका इनकम मुझे ड्यू बेसिस पे लेना चाहिए,
और इनका इनकम मुझे कौन से बेसिस पे लेना चाहिए, कैश बेसिस पे लेना चाहिए। होप सो अब आपको क्लियर होगा परफॉर्मिंग और नॉट परफॉर्मिंग। चलो जी ठीक है, इन वन सेंस इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हो सकता है आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए आप ऑडिट में जाएंगे कल को, बैंक ऑडिट में, व्हाट इज बैंक ऑडिट, सो दिस इज द स्ट्रक्चर। बस यही चीज आपको वहां पर अच्छे से प्लान करके जाना है और अकाउंट्स को वेरीफाई करना है। चलो लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं तो शायद हमें नहीं करना पड़ेगा कि परफॉर्मिंग क्या है, नॉट परफॉर्मिंग क्या है। तो हमें अभी तो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बात करनी है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड तो हम बाद में बात कर लेंगे। चलो जी अब बात करते हैं आपस एग्जामिनेशन ओरिएंटेड। चलो जी ठीक है, अब आप देखिए सर नॉट परफॉर्मिंग का मतलब क्या, आपको लगता है आपका पैसा डूबेगा, बड़े मीनिंग ऑफ नॉट परफॉर्मिंग, आपको लगता है आपका पैसा डूबेगा और आपको ये बात पता है क्या कि अगर आपको पैसा डूबने की उम्मीद है तो आ जाता है बीच में प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस कि ऑल फ्यूचर प्रोबेबल लॉसेस, डूबा नहीं है अभी, लेट हुए, आज की डेट में पैसा डूबा नहीं है, लेट हो गया, लेकिन मन में डाउट्स तो आने स्टार्ट हो गए ना, मन में डाउट्स तो आने स्टार्ट हो गए। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस क्या कहते हैं कि अगर आपको अपने डेटर्स, देखिए नॉर्मल बिजनेस में मेरे लिए क्या होते हैं डेटर्स, तो बैंक के लिए तो यही डेटर्स है सर, इन्हीं से तो पैसा लेना है मुझे। अगर एक बार आपने अपने एसेट्स को नॉट परफॉर्मिंग मान लिया तो फिर आपको उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन बनाना पड़ेगा कि ठीक है सर इतने परसेंट चांस है, हम पीएल में भेज ही देते हैं। आपको डाउट्स आना स्टार्ट हो ही गए ना, हो सकते हैं ना, जैसे जैसे एनपीए बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोविजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, ठीक है ना। अब भी आप नए एनपीए बने हो तो मैं थोड़ा सा कम बना दूंगा प्रोविजन। तो आप जो आप टॉपिक कर रहे हैं ना, ये आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट कि प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट। एक बार आप मेरे साथ साथ लिखेंगे कि किस तरीके से सर प्रोविजन बनाना है अपने को। अब अपने को ये बात तो समझ आ ही गई है कि कौन कौन सी कैटेगरी बनती है, कौन कौन सी कैटेगरी बनती है। तो चेक करते हैं सर, सबसे पहले जो आप बात करते हैं ना, सबसे पहले जो बात करते हैं वो बात करते हैं आप स्टैंडर्ड एसेट्स की, कि सर स्टैंडर्ड एसेट में मुझे किस तरीके से प्रोविजन बनाना चाहिए। स्टैंडर्ड एसेट्स कौन सी थी सर, स्टैंडर्ड एसेट्स हमारे लिए वो एसेट्स थी या तो जिसके ऊपर कोई डिफॉल्ट नहीं है, या फिर डिफॉल्ट के टाइम को नॉट मोर देन 3 मंथ हुए हैं, या फिर इन अदर वर्ड्स सर स्टैंडर्ड एसेट्स जो थी वो तो हमारे लिए परफॉर्मिंग थी। तो परफॉर्मिंग एसेट्स के ऊपर क्या कोई प्रोविजन मुझे बनाना चाहिए, परफॉर्मिंग एसेट्स के ऊपर क्या मुझे कोई प्रोविजन बनाना चाहिए। मैंने किसी को 1 करोड़ रुपया उधार दिया हुआ है और परफॉर्मिंग वेरी वेल, तो क्या मुझे उसके ऊपर प्रोविजन बनाना चाहिए। तो देखिए वैसे तो स्टैंडर्ड एसेट्स के ऊपर प्रोविजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड एसेट्स के ऊपर आपको प्रोविजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन सर फिर भी वही प्रूडेंस है कि अगर आप थोड़ा मोटा बिल्कुल बारीक सा बना भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। तो आप देखें आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर 1 सर इसके अंदर, इफ लोन्स हैव बीन एडवांस्ड, इफ लोन हैव बीन एडवांस्ड टू एसएमई, ठीक है ना। अगर आपने लोन किस सेक्टर को दिया हुआ है, लोन आपने दिया हुआ है एसएमई, एसएमई होगा क्या, स्मॉल एंड माइक्रो, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज। तो आपको केवल और केवल 0.25%, देन आपको केवल और केवल 0.25% प्रोविजन बनाने की जरूरत है, ठीक है ना। क्वेश्चन हमें क्लासिफाई करके देगा कि ये हमारी स्टैंडर्ड एसेट्स हैं और लोन हमने किसको दिया हुआ है, एसएमई को दिया हुआ है, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज। सेकेंड टाइम अगर आपने लोन दिया हुआ है रियल इस्टेट सेक्टर, अगर आपने लोन दिया हुआ है रियल इस्टेट सेक्टर, रियल इस्टेट सेक्टर, ठीक है ना। उसके बाद में इसके अंदर भी 2 कैटेगरी है, रेजिडेंशियल हाउस और अदर्स, रेजिडेंशियल हाउस और अदर्स। अगर रेजिडेंशियल हाउस को है तो होगा 0.75% और अदरवाइज कितने परसेंट होगा सर, 1%। समझे, चीजें कॉमनली यूज नहीं है, कभी आपको यूज भी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सर एक बार समझ लेना हमारा फर्ज है,
एग्जाम में नहीं आएगी वो बात तो फोर श्योर है, लेकिन सर एग्जाम वाले दिन भी हम ना पढ़ के जाएंगे, कम से कम आ जाए तो। चलो जी, अगर लोन आपने एसएमई सेक्टर को दिया है तो 0.25%, लोन आपने रियल एस्टेट सेक्टर को दिया है जो रेजिडेंशियल हाउस बना रहे हैं 0.75%, और अदर्स को दिया है तो कितने परसेंट, 1%। और तीसरी बात आप इसमें लिखेंगे क्या, तीसरी बात आप इसमें लिखेंगे अदर्स, बस और कोई भी आपको यूज नहीं करना है। अगर मैं अदर्स इसको बोल देता हूं, वो अदर्स लोन और एडवांस, अदर लोन्स एंड एडवांस, तो सर आपको ये यूज करना है कितने परसेंट, 0.40%। ठीक है ऐसी बात। चलो, तो ये तीन आपकी कैटेगरी हो गई। स्टैंडर्ड एसेट्स के ऊपर भी बैंक को प्रोविजन बनाना पड़ता है, अगर वो एग्रीकल्चर है या एसएमई है तो 0.25, अगर वो रेजिडेंशियल हाउस है तो 0.75, रियल एस्टेट सेक्टर में अदर सेक्टर है तो 1%, और अदर लोन और एडवांस जितने भी हैं वो कितने आ जाएंगे मेरे, 0.40। अब इसमें एग्रीकल्चर भी डाल सकते हो साथ में, क्या डाल सकते हैं इसमें, एग्रीकल्चर। चलो, उसके बाद बात आती है सर, ये जैसे स्टैंडर्ड था हमारा, अब बात आती है क्या, सब स्टैंडर्ड। कितनी कैटेगरी, 4 तो कैटेगरी है सर, सब स्टैंडर्ड एसेट्स। बैंक का जितना भी लोन्स है, बैंक का जितना भी लोन्स है जो उसने दिया हुआ है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट्स। तो अगर आपकी एसेट स्टैंडर्ड भी है तो भी थोड़ा सा प्रोविजन बना लो, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। चलो जी, अब बात करते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट्स की। अगर आपकी एसेट्स है सर सब स्टैंडर्ड, तो 3 तरीके से सर बात हो सकती है। स्टैंडर्ड एसेट्स सर अगर सिक्योर्ड पोर्शन है, देखिए ना, जब लोन आपने दिया है तो उसकी 2 या 3 बातें हो सकती हैं, ईदर इट विल बी फुल्ली सिक्योर्ड, ईदर इट विल बी अनसिक्योर्ड, और इट विल बी सेमी सिक्योर्ड, अगर आपने लोन दिया हुआ है, यहाँ पर जरूरत नहीं थी, स्टैंडर्ड था, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं थी सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। स्टैंडर्ड एसेट्स में मुझे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड चेक करने का जरूरत नहीं है, जब पैसा टाइम पे आ ही रहा है तो मैं क्यों चिंता करूं इस बात की कि सिक्योरिटी है कि नहीं है। जब पैसा नहीं आ रहा ना तो क्या होगा, चेक करें। अगर आपकी एसेट सब स्टैंडर्ड बन चुकी है, अगर आपकी एसेट्स सब स्टैंडर्ड बन चुकी है और सिक्योर्ड पोर्शन के ऊपर भी हमें 15% प्रोविजन बनाना होता है, सिक्योर्ड पोर्शंस के ऊपर भी हमें 15% पोर्शन बनाना होता है, और अनसिक्योर्ड पोर्शन के ऊपर हमें 25%, अनसिक्योर्ड पोर्शंस के ऊपर हमें कितना प्रोविजन बनाना पड़ता है, 25। अगर हम लिख देते हैं सेमी सिक्योर्ड, अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या, सेमी सिक्योर्ड, तो उसके ऊपर सर हमें प्रोविजन बनाना होता है। ये सेमी सिक्योर्ड जो है उतना सिंपल वाला नहीं है कि सिक्योरिटी कम पड़ जाएगी। देखो ना, जब भी हम सेमी सिक्योर्ड का मतलब समझते हैं तो हमें लगता है कि सर सिक्योरिटी कम हो गई। कंसीडर 1 लाख का लोन मैंने लिया, 80,000 की उसमें सिक्योरिटी रख दी और 20,000 की कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो हम इसको सेमी सिक्योर्ड नहीं कहेंगे, हम इसको सेमी सिक्योर्ड नहीं कहेंगे। सेमी सिक्योर्ड लोन के क्वेश्चन एक्चुअली अगले क्लास में आपके आने वाले हैं, तब आप इसके मीनिंग को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना कि अगर मैंने 1 लाख का लोन लिया, 80,000 की सिक्योरिटी दे दी, तो उसको सेमी सिक्योर्ड नहीं कहा जाएगा, उसको 80,000 से सिक्योर्ड और 20,000 से क्या कहा जाएगा, अनसिक्योर्ड कहा जाएगा। यानी जब मैंने लिखा ना सेमी सिक्योर्ड, तो इसके साथ आप एक वर्ड लिख ले जहां पर एस्क्रो अकाउंट्स आर अवेलेबल। सेमी सिक्योर्ड का मतलब क्या होगा, जहां पर एस्क्रो अकाउंट्स आर अवेलेबल, मीनिंग सर नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं सेमी सिक्योर्ड। अगर आपका जो एसेट्स है वो सब स्टैंडर्ड है और सेमी सिक्योर्ड है, तो सर उसके ऊपर फिर कितना बनेगा, उसके ऊपर बनेगा 20%। रिपीट कर देता हूं, अभी तक हमने क्या किया, जो स्टैंडर्ड एसेट्स हैं 0.25%, 0.75%, 1% और 0.40 भी हो जाएगा। अगर सब स्टैंडर्ड है तो 3 बातें हैं सर, सिक्योर्ड के लिए 15, अनसिक्योर्ड के लिए 25, सेमी सिक्योर्ड के लिए उसका एवरेज कितना सर, 20। उसके बाद बात करते हैं कैटेगरी नंबर 3। कैटेगरी नंबर 3, अगर आपकी एसेट्स है क्या, डाउटफुल, अगर आपकी एसेट्स हो गई है क्या, डाउटफुल, तो आप क्या करेंगे सर। अगर आपकी एसेट्स हो गई है डाउटफुल, डाउटफुल में अगर आपका पोर्शन है अनसिक्योर्ड, डाउटफुल में अगर आपका पोर्शन है अनसिक्योर्ड तो 100% सर,
तो कितने परसेंट? 100%। फिर क्या बताओ, आपके एक तो अनसिक्योर्ड पोर्शन है, डाउटफुल आप वैसे ही बंदे बन गए हो, तो सर सारा का सारा क्या बना दो? प्रोविजन बना दो। और डाउटफुल के अगर पोर्शन है आपका सिक्योर्ड, डाउटफुल में अगर आपका पोर्शन है क्या? सिक्योर्ड, ठीक है ना? तो सर डाउटफुल के अंदर तो 3 कैटेगरी थी, कौन कौन सी कैटेगरी थी? डाउटफुल अप टू 1 ईयर, डाउटफुल अप टू 1 ईयर। एक कैटेगरी और थी, डाउटफुल अप टू 1 to 3 ईयर। और सी में क्या था? डाउटफुल बियॉन्ड 3 ईयर, बियॉन्ड 3। यही 3 कैटेगरी आपने देखी थी, डाउटफुल बियॉन्ड 3 ईयर, ठीक है जी। तो सर इनके ऊपर क्या रहे फिर? इनके ऊपर सर थोड़ा सा प्रोविजन बढ़ाओ, 25%, 40% और कितने परसेंट? 100%। सर एक कैटेगरी और थी जिसका नाम क्या था? लॉस एसेट्स। नाम से ही क्लियर है सर, जब एसेट्स हमारी लॉस हो गई है तो उसके ऊपर प्रोविजन रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 100%। उसके ऊपर प्रोविजन रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 100%। एक सेकंड अपना भाई, प्रोविजन रिक्वायरमेंट कितना होगा? 100%। चलो डन। क्या कंसीडर करना है अभी हमें? एक बार इसको सर रिकॉलिंग करना पड़ेगा। जी के सामने से स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर क्या हमें ये प्रोविजन याद रखने पड़ेंगे? उसका आंसर ये होगा बिल्कुल, ठीक है ना? एक ही वर्ड, बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा। इसको समझाने का कोई तरीका नहीं है कि सर समझा दो ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए, नहीं, समझाना नहीं है। ये तो क्या है एक्चुअली, टाइम टू टाइम 2 बार से हम इसका कोई क्वेश्चन करेंगे ना तो याद ही होना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली जो आपका कॉमन यूज होना है वो कॉमन यूज में लिख सकता हूँ आपके लिए कि सर हमारे यूज ज़्यादा यूज होना है, इनका कोई यूज नहीं है, ये हमारे लिए यूज होने वाला है, ये हमारे लिए यूज हो सकते हैं और ये भी हमारे लिए यूज हो सकते हैं। वाह सर सारे तो लिख दिए, ठीक है। एक बार रिकॉल, एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ ताकि हमें याद करने में आसानी हो। याद करने वाला टॉपिक है और याद रखना, क्वेश्चन छोटा भी आ सकता है खाली और खाली प्रोविजंस के ऊपर, क्वेश्चन बड़ा भी आ सकता है। क्वेश्चन एग्जाम में आपको प्रोविजन का कोई ना कोई पॉइंट जरूर सोल्व करना पड़ेगा, ये बात आप याद रखना, ठीक है। सर एक बार वापस से देख लो, अगर आपकी एसेट्स की 4 कैटेगरी हो सकती है, या तो स्टैंडर्ड या सब स्टैंडर्ड या डाउटफुल या फिर लॉस एसेट्स। लॉस एसेट्स से मुझे बहुत ज़्यादा कुछ याद नहीं रखने की जरूरत है सर, 100% प्रोविजन बन जाएगा, 100% प्रोविजन बन जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड एसेट्स की बात देखें, आप बहुत अच्छी कैटेगरी में हैं, मुझे पैसा डूबने का कोई भी डर नहीं है, फिर भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहते हैं सर क्या कि आप फिर भी लगा लीजिए थोड़ा सा प्रोविजन तो उस थोड़े से को कंप्लाई करने के लिए हमने अदर्स लोन और एडवांस के ऊपर 40 नहीं अरे 40% का प्रोविजन, 0.40%, केवल और केवल 0.40% प्रोविजन मैंने बनाया, ठीक है ना। अगर एसएमबी और एग्रीकल्चर है तो केवल और केवल 70% और रेजिडेंशियल हाउस 0.75 और अदर्स के ऊपर कितना 1%। चलो जी सब स्टैंडर्ड पे आ जाओ। सब स्टैंडर्ड पे आते ही क्या होगा, अगर पोर्शन सिक्योर्ड है तो 15, अनसिक्योर्ड है तो कितना 25। अगर आपका सिक्योर्ड पोर्शन है तो कितना 15% और अनसिक्योर्ड पोर्शन है तो कितने परसेंट 25%। तीसरी बात, अगर आप डाउटफुल कैटेगरी में हो तो अनसिक्योर्ड है तो 100%। सिक्योर्ड की 3 कैटेगरी थी सर, डाउट DB1, DB2, DB3। डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, डाउटफुल 3। डाउटफुल 1 में जो टाइम है वो अप टू 1 ईयर है, DB2 यानी डाउटफुल 2 में जो टाइम है वो 1 to 3 ईयर है और DB3 में जो टाइम है वो बियॉन्ड 3 ईयर है। इसके बाद ये इनडेफिनिट टाइम पीरियड है, उसके बाद तो कोई ऑडिटर, इंस्पेक्टर, स्पेशल ऑफिसर्स वही आके आपके एसेट्स को क्या मान लेता है, लॉस एसेट्स मान लेता है। बैंक का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी उन्हें अलो करता है ये बात कि वो उसको लॉस एसेट्स मान ले। और उसके बाद क्या सर, जैसे यहाँ से ना टिक होते तो सेम होगा ही था, ये तो बड़ा सिक्को कि यहाँ और यहाँ में कोई फर्क ही नहीं है सर, ठीक है ना। यहाँ से निकलते ही आप क्या बन गए, लॉस एसेट्स बन गए। तो ये था सर 100%। तो ध्यान क्या रखना है, 0.40, 15, 20, 25, 25, 40, 25, 40 और ये अनसिक्योर्ड और लॉस एसेट्स के ऊपर कितना है 100%। चलो जी ठीक है, एक बार आप इसको अपने हाथ से लिखोगे, 2 क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तो यू विल फाइंड कि सर बात जो है ना वो आसान हो जाएगी। उसके बाद क्या सर, उसके बाद क्वेश्चन कई बार ना क्लियर नहीं करते हैं। क्वेश्चन हमसे प्रोविजन रिक्वायरमेंट पूछ लेते हैं,
लेकिन जो पॉइंट्स है ना वो उतने क्लियर नहीं होते हैं, तो उसके लिए काम करती है फिर क्या, एजम्पशंस। तो इस चैप्टर में जो जो एजम्पशंस काम करेगी वो हम एक बार पहले ही देख लेते हैं। क्या, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1। चलो यहाँ तो अपने कैटेगरी तो बना दी। क्या बना दी सर आपने, कैटेगरी बना दी कि मैंने आपको बोल दिया मेरी स्टैंडर्ड एसेट्स है 1 करोड़, मेरी स्टैंडर्ड एसेट्स है 1 करोड़। बता दो प्रोविजन कितना बनाओगे, बता दो प्रोविजन कितना बनाओगे। चलो जी बताओ, आप लोगों ने बताना है कि मैंने कहा मेरी स्टैंडर्ड एसेट्स है 1 करोड़, तो व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ द प्रोविजन। तो अब आप लोग इस चार्ट को देखेंगे कि यहाँ पर स्टैंडर्ड एसेट्स कहाँ है, यहाँ पर है। स्टैंडर्ड एसेट्स तो आपने देखा कि सर वैसे तो 5-6 कैटेगरी है, 3-4 तो हमने लिख भी रखी है, 3-4 तो हमने लिख भी रखी है। तो क्या किया जाए सर, तो इस केस में फिर आपको क्या करना है, अगर स्टैंडर्ड एसेट्स के बारे में कैटेगरी ना हो तो स्टैंडर्ड एसेट्स हमेशा हम कौन सी मानेंगे, अदर्स वाली मानेंगे, और उसके ऊपर 0.40% क्या बना देंगे, प्रोविजन बना देंगे। उसके ऊपर क्या बना देंगे हम हमेशा 0.40। तो मेरी एसेंशियल नंबर 1 ये काम करेगी कि सर स्टैंडर्ड एसेट्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम उसको 0.40 के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को क्या कर देंगे, ट्रीट कर देंगे। चलो जी सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट आप देखते हैं क्या, सर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड के बारे में, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। मैंने आपको कहा कि मेरा एक एसेट्स है 1 करोड़ का जो डाउटफुल 2 में चल रहा है, जो कहां चल रहा है, डाउटफुल 2 में चल रहा है। एक मेरा एसेट्स है जो डाउटफुल 2 में चल रहा है 1 करोड़ का। अब देखो ना सर, डाउटफुल में तो अनसिक्योर्ड भी हो सकता है और सिक्योर्ड भी हो सकते हैं। अनसिक्योर्ड होगा तो कितना बनाओगे, 100%, और इस अनसिक्योर्ड होगा तो 100% और सिक्योर्ड होगा तो कितने परसेंट, 40%। तो सर जहां पर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड के बारे में कोई भी जिक्र नहीं हो तो ऑलवेज एज्यूम सिक्योर्ड, ऑलवेज एज्यूम सिक्योर्ड। तो फिर आपको हमेशा क्या मानना है, सिक्योर्ड। ठीक है सर, इतना ही था मेरा परफॉर्मिंग और नॉट परफॉर्मिंग के बारे में। इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा याद जरूर करना पड़ेगा, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो मजा आएगा। क्यों ना सर उस मजे वाली बात का शुभारंभ आज की क्लास में ही कर लें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, परफॉर्मिंग और नॉट परफॉर्मिंग। उसका प्रोविजन समझ नहीं आया, आपने रट लिया होगा, आपको याद हो गया होगा। इसी बात के साथ अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, कंसीडर करें क्वेश्चन नंबर 1। तो एग्जांपल नंबर 1 आपका पेज नंबर 8.54 पे है, मेरी स्टडी मेट के अकॉर्डिंग पेज नंबर 8.54 पे क्वेश्चन नंबर 1 है। और कंसीडर करें ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट फंडेड एज वेल एज अनफंडेड, अमाउंट फंडेड एज वेल एज अनफंडेड एज ऑन 31 मार्च 2011। 31 मार्च 11 की डेट पर हमारा जो आउटस्टैंडिंग है वो कितने रुपए है, वो है सर 10,000 रुपए। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी यानी सिक्योर्ड बोल दूं मैं, कितना है इसमें से 8,000, और अनसिक्योर्ड इसमें से है कितना सर 2,000। अनसिक्योर्ड इसमें से कितना है 2,000। वापस से पढ़ते हैं एक बार कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट फंडेड एज वेल एज अनफंडेड एज ऑन 31 मार्च 2011 वाज रुपीस 10,000। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द सेम वाज 8,000। पीरियड फॉर व्हिच द एडवांस हैज रिमेन्ड इन डाउटफुल कैटेगरी। मैं आपको टाइम पीरियड बता रहा हूं, मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको टाइम पीरियड बता रहा हूं कि सर ये एडवांस 2.5 साल से, पीरियड फॉर व्हिच द एडवांस हैज रिमेन्ड इन डाउटफुल कैटेगरी एज ऑन 31 मार्च, पीरियड फॉर 2.5 ईयर। पिछले 2.5 सालों से, पिछले 2.5 सालों से ये जो है हमारा सर डाउटफुल की कैटेगरी में है। तो डाउटफुल की कैटेगरी कौन सी होगी आप बताएं ना, डाउटफुल की कैटेगरी होगी सर DB2। क्यों, DB1 में आप 1 साल रहते हैं, DB2 में आप दूसरा और तीसरा साल रहते हैं, DB3 में आप अनलिमिटेड रहते हैं। रिपीट करता हूं, DB1 डाउटफुल 1 1 साल रहते हैं, डाउटफुल 2 सेकंड और थर्ड ईयर रहते हैं, डाउटफुल 3 अनलिमिटेड रहते हैं। तो इसका मतलब सर ये क्वेश्चन जो है ना ये DB2 का है। ये क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी का है, डाउटफुल 2 कैटेगरी का है। तो चलो जी, एज ऑन 31 मार्च 2011 सो द प्रोविजन रिक्वायरमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 11 और 31 मार्च
12, 31 मार्च 11 और 31 मार्च 12। तो पहले इस साल की बात कर लेते हैं। ये जो स्टेटस है इसी साल का है, ठीक है। आपको चार्ट आप वापस से देखें क्या बनाया था। जहां तक मुझे ध्यान है अनसिक्योर्ड के ऊपर तो बनेगा कितने परसेंट, 100%। सर बात जब डाउटफुल में आ गई तो अनसिक्योर्ड के ऊपर तो कितना बनेगा, 100%। और डाउटफुल 2, डाउटफुल 1 2 3 25 40 100, यहाँ पर मुझे अभी लिख रहे हैं 25 40 और 100। तो डाउटफुल 2 में जो आपका परसेंटेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए, यानी 3200 प्लस 2000। टोटल प्रोविजन जो आपका होना चाहिए, टोटल प्रोविजन जो एग्जिस्टेड होना चाहिए आपकी बुक्स में एज ऑन द बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2011, सर वो होना चाहिए कितना, वो होना चाहिए 5200। रिपीट कर लो पॉइंट को, 31 मार्च 11 को मैं अपना लोन अमाउंट बता रहा हूँ 10,000, जिसमें सिक्योरिटी है 8,000 रुपए की, अनसिक्योर्ड है 2,000 रुपए का। अब सिक्योरिटी अगर 8 की है तो ये डाउटफुल 2 की टेक्निक बंदे ने मुझे बताई है, कभी भी मुझे नहीं बताना, कभी मैं आपको डेट नहीं देने वाला हूँ कि बताओ, नहीं मैं बताऊंगा आपको। डाउटफुल 2 है, डाउटफुल 2 में सिक्योर्ड पोर्शन 40% है सर, 3200, अनसिक्योर्ड कितने परसेंट है, 100% है। चलो जी 2011 का डन। फिर इसने मुझसे पूछा 2012 में भी, अब इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा भाई, 11 और 12 में क्या फर्क पड़ जाएगा, 11 और 12 में सर कैटेगरी चेंज हो जाएगी। क्यों, जो अभी 2.5 साल था, 12 आते आते 31 मार्च से 12 आते आते सर इसको डाउटफुल में आए हुए कितने साल हो जाएंगे, 3.5 साल हो जाएंगे। तो ये DB 3 में एंटर कर जाएगा, ये डाउटफुल 3 में एंटर कर जाएगा। और डाउटफुल 3 में अगर एंटर कर जाएगा तो सर चाहे सिक्योर्ड पोर्शन हो चाहे अनसिक्योर्ड पोर्शन हो 100% प्रोविजन बनेगा। तो 10,000 का क्या बन जाएगा, आपका प्रोविजन बन जाएगा। चलो जी इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को अपन ऐड करते हैं। इंपॉर्टेंट की जरूर एक्सेस करो, टाइम से एक्सेस करो, नोटिंग करो सर, क्या करो, नोटिंग करो, ठीक है। वैसे आपको भी सर नोटिंग वाली बात तो आपको पहले बोलनी चाहिए थी, मैंने एक बार पहले भी बोली थी। चलो जी साथ साथ में रिवीजन करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपना काम होगा, अब अपना जो काम बच गया ना वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बच गया, ज्यादातर काम अब आएगा मजा सर। 6 लेक्चर हो चुके हैं, 4 लेक्चर और लगेंगे, अब चारों लेक्चर मजेदार होने चाहिए। इन्हीं बात के साथ आज के लेक्चर को एंड करता हूँ। बाय बाय फॉर द टाइम।